नमस्कार दर्शकों, मैं नाविका कुमार सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका बहुत स्वागत करती हूं। वीर सावरकर का नाम आप सबने सुना होगा। वो कहते हैं कि आप मुझसे या तो समर्थन करें या घृणा करें, लेकिन आप कभी भी मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। वीर सावरकर की शख्सियत कुछ ऐसी है, इसलिए मैं कहती हूं जो सावरकर की विचारधारा के प्रेमी हैं वो भी, और जो उनकी विचारधारा के विरोधी हैं वो भी कम से कम सावरकर के लिए कोई आइडेंटिटी क्राइसिस कभी भी नहीं छोड़ते हैं। पूरा देश जानता है कि उन्हें और उनके इस जद्दोजहद को जो आजादी के वक्त भारत ने देखा, लेकिन मैं ये बताने नहीं आई हूं। दरअसल कल सावरकर पर एक किताब का विमोचन हुआ। किताब के ऑथर थे उदय माहुरकर साहब, जो आज हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। और इस समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी बात रखी। आइए राजनाथ सिंह ने यह कहा कि सावरकर ने महात्मा गांधी जी के कहने पर अंग्रेज सरकार से माफी मांगी। पहले आइए सुन लेते हैं राजनाथ जी और भागवत जी ने क्या कहा। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। जैसा बताया गया बार बार कि सावरकर जी को बदनाम करने की मुहिम चली और सावरकर जी सामने थे। हिंदुत्व का विचार आज बोलने वाले लोग, उस समय बोलने वाले लोग, वो सामने थे, संघ सामने था। इनके बदनामी की मुहिम चली है, स्वतंत्रता के बाद बहुत तेजी से चली है। लेकिन असली लक्ष्य क्या है? असली लक्ष्य इनके पीछे, यानी हमारे पी परमेश्वरन जी थे, उनका एक लेख आगे आज ही मैंने पढ़ा, हमारे प्रफुल्ल जी ने मुझे दिया, तो उन्होंने इसी विषय पर लिखा है कि आज संघ और सावरकर पर बड़ी टीका टिप्पणी हो रही, लेकिन असली लक्ष्य दूसरा है। इसके बाद होंगे, नंबर लगेगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, योगी अरविंद, इनका लगेगा। क्योंकि जो भारत की वास्तविक राष्ट्रीयता है उसका प्रथम उद्घोष इन तीनों ने किया है। सुन लिया दर्शकों, राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा, भागवत जी ने क्या कहा। इसी को लेकर आज सियासी तूफान मचा हुआ है। देश में एक दूसरा वर्ग है जिसका ब्लड प्रेशर सावरकर का नाम सुनते ही बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। उन्होंने सुबह से हंगामा मचा रखा है, इसलिए मैं चाहती हूं कि सबूतों पर बात करूं। लेकिन उससे पहले हम अपने गेस्ट के पैनल से आपको मिलवाना चाहते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको मिलवाऊंगी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा जी, विक्रम संपत जी हैं जो खुद एक लेखक हैं और उन्होंने वीर सावरकर पर किताब लिखी है, तस्लीम अहमद रहमानी नेशनल सेक्रेटरी एसडीपीआई हैं और मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं, गजेंद्र सिंह सांकला कांग्रेस लीडर हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उदय माहुरकर जी। लेकिन इससे पहले कि मैं आज अपने मेहमानों से सवाल पूछूं, मैं आपको कुछ तथ्यों से वाकिफ करना चाहती हूं। आज सबसे पहले मैं वो लेटर दिखाना चाहती हूं जो महात्मा गांधी ने सावरकर को नहीं बल्कि सावरकर के भाई एनडी सावरकर के लिए लिखा। जिस वक्त ये लेटर लिखा गया था सावरकर जेल में थे। उनकी रिहाई को लेके उनके भाई ने, एनडी सावरकर ने सुझाव मांगे क्योंकि वीर सावरकर की रिहाई नहीं हो पाई थी। देखिए गांधी जी ने क्या लिखा। ये गांधी जी की चिट्ठी है, जनवरी 25, 1920, और लिखा डियर डॉक्टर सावरकर, सावरकर जी के भाई को, और कहा मुझे आपका पत्र मिला, आपको सलाह देना मुश्किल है, मैं आपको एक याचिका दायर करने का सुझाव देता हूं। इसी चिट्ठी का
रेफरेंस दिया था राजनाथ सिंह जी ने। इस चिट्ठी में गांधी जी ने यह भी कहा, उसमें आप केस के ऐसे तथ्यों को बताएं जिनसे यह साबित हो कि आपके भाई द्वारा किए गए कृत्य पूरी तरह से राजनीतिक थे, यानी कि उन्होंने जो किया वो पॉलिटिकल था, उनके खिलाफ जो चार्जेस है वो पॉलिटिकल है, ना कि कोई मर्डर का चार्ज, क्योंकि अगर मर्डर का चार्ज होता तो मैं भी उनकी तरफदारी नहीं करता। तो आप एक याचिका दायर करवाइए। ये महात्मा गांधी जी ने जनवरी 25 को लिखा था वीर सावरकर के भाई को। अब कुछ और फैक्ट मैं आपके सामने रख रही हूं। कोई भी इंसान कैसा है, वीर है या कायर, हीरो है या विलन, नायक है या खलनायक, ये इतिहास तय करती है। इस इतिहास इस कसौटी पर जज करते हैं कि आपके समकालीन यानी आपके कंटेम्पररीज ने आपके बारे में क्या कहा और उनकी राय क्या थी। मैंने कुछ बड़े बड़े नाम ढूंढ कर निकाले हैं और उन्होंने सावरकर जी के बारे में क्या क्या कहा, बारी बारी से आपको दिखाना चाहती हूं। सबसे पहले दिखाती हूं कि महात्मा गांधी जी ने भाई की पदवी दी थी सावरकर को, और यह चिट्ठी है मार्च 22, 1945 की, 1945, जिसमें लिखते हैं, भाई सावरकर, आई राइट दिस आफ्टर रीडिंग द न्यूज ऑफ द डेथ ऑफ योर ब्रदर। भाई कहकर बुलाया था सावरकर को, और यही है सबूत जो हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब आइए महात्मा गांधी के बाद सुन लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा। सुभाष चंद्र बोस वीर और निर्भय कहते थे सावरकर को, और रेडियो प्रसारण के द्वारा उन्होंने कहा, मुझे आपका पत्र मिला, आपको सलाह देना मुश्किल है, मैं आपको एक ये तो शायद ये गांधी जी का है, लेकिन सावरकर जी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि सावरकर जी बहुत निर्भय हैं और उन्होंने हमारे फोर्स में, हमारी आर्मी में, इंडियन नेशनल आर्मी में बहुत सारे सैनिक भेजे हैं, ऐसा कहा और निर्भय और निर्भीक कहा सावरकर को। अब भगत सिंह जी ने क्या कहा, ब्रेव हार्ट बुलाया, और ओरिजिनल कोट उनका यह है, द वन हु लव्स दिस वर्ल्ड इज दैट ब्रेव हार्ट whom we don't feel ashamed to call as a fierce insurgent and a fanatic anarchist. This is the Veer Savarkar, ब्रेव सावरकर। ये भगत सिंह ने कहा। अब भगत सिंह क्या पहचानते नहीं थे कि कौन आजादी के लिए लड़ रहा है और कौन गुलामी करने के लिए ब्रिटिश के सामने हाथ जोड़ रहा है? क्या ये कहना चाहती है आज की फौज? अब आपको भगत सिंह जी ने यह भी कहा अपनी नोटबुक में, ये नोटबुक में उनके लिखे हुए कुछ पन्ने हैं जिसमें कहा, हिंदू पद पातशाही की पंक्तियों का उल्लेख भी किया भगत सिंह जी ने, और ये टिकट जारी किया, और 1980 में कहा, ही वॉज द ब्रेव सन ऑफ इंडिया। उन्होंने यहां लिखा है इस चिट्ठी में, May 20, and she called him the centenary of this remarkable son of India। ये इंदिरा गांधी जी ने कहा। अब मैं पूछना चाहती हूं उन लोगों से, मोदी जी ने कह दिया तो इन सबको बुरा लगने लग जाता है, लेकिन मैं मोदी जी ने क्या कहा था मन की बात 28 मई 2020 में, निर्भीक वीर 1857 के विद्रोह को मजबूती से आजादी की लड़ाई कहने वाले वीर सावरकर। अब सुभाष चंद्र बोस ने क्या, जब राजनीतिक गुमराही और दूरदर्शिता की कमी के कारण कांग्रेस पार्टी का हर नेता हिंद फौज के जवानों को भाड़े का सिपाही कहकर निंदित कर रहा था, वैसे समय में यह जानकर अपार खुशी हो रही है कि वीर सावरकर निर्भयता पूर्वक भारत के युवाओं को फौज में शामिल होने के लिए लगातार भेज रहे हैं। यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो आज सवाल पब्लिक का शो पर पब्लिक पूछ रही है, क्या राजनाथ ने सावरकर पर जो कहा वो फैक्ट है या नहीं? सावरकर देश के हीरो हैं या विलन? सच क्या है? सावरकर को जानबूझकर विलन बनाने की कोशिश हुई या नहीं? यह है आज सवाल पब्लिक के,
और आइए मेहमानों के पास चलते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी उदय माहुरकर, जो लेखक हैं और जिनकी पुस्तक की विमोचन में एक जैसे बवाल सा उठ खड़ा हुआ। माहुरकर जी, मैं आपको बहुत बधाई देती हूं, क्योंकि कोई भी लेखक जब कोई किताब लिखता है तो आजकल की दुनिया में किताब में क्या लिखा है वो शायद कम जरूरी हो जाता है, लेकिन किताब के विमोचन के वक्त उस पर कंट्रोवर्सी हुई या नहीं हुई, इस बात पर बहुत भारी एक चर्चा हो जाती है। तो उस लहजे से तो आपकी जो किताब है फर्स्ट डे फर्स्ट शो सुपर हिट हो चुकी है, क्योंकि इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है। और राजनाथ सिंह जी ने जो कहा, आपने इन तथ्यों को किस तरह से अपनी किताब में पेश किया है, और राजनाथ सिंह ने जो कहा वो गांधी जी की एक चिट्ठी पर आधारित था, लेकिन एक पक्ष है इस देश में जो मानने को ही तैयार नहीं है कि गांधी जी असल में सावरकर के पीछे खड़े थे, उनके साथ खड़े थे। कट हो गया, आवाज चले गया। सवाल पूछा आपसे माहुरकर जी, सावरकर पर किताब लिखने के लिए आप, मैं आपको सुनने नहीं दिया, रिपीट करिए आप। हाँ, मैं पूछ रही हूं कि आपकी किताब का विमोचन तो सुपर हिट हो गया, क्योंकि इतना बड़ा बवाल हो गया है। मोहन जी भागवत जी ने जो कहा और राजनाथ सिंह जी ने जो कहा, उसके बाद सावरकर पर नहीं वो है, वो एक यूनिक किताब है भारत के इतिहास में, क्योंकि ये सावरकर के जो प्रयास थे भारत के विभाजन को रोकने के, और उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी विजन थी, उससे अपने आप को दूर रख के भारत ने अपना कितना नुकसान किया। हम ये मानते हैं, मैं और मेरे सह लेखक चिरायु पंडित, कि ये सावरकर के नेशनल सिक्योरिटी डिप्लोमेटिक विजन को अगर देश ने पहले दिन से अपनाया होता तो भारत एक आज सुपर पावर होता, और विश्व गुरु बनने के लिए भी भारत को सुपर पावर तो बनना ही पड़ेगा। तो हमने किताब बड़ी अलग परिप्रेक्ष्य में, हमारी किताब, हमने जो किताब लिखी है वो कोई कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए नहीं लिखी है, देश के सामने एक सच लाने के लिए लिखी है। ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की? जो कंट्रोवर्सी की आप बात कर रही हैं, कोई प्रश्न कोई खड़े नहीं हुए हैं इसमें। प्रश्न तो खड़े पहले से किए जा ही रहे हैं। एक और प्रश्न हो गया जी, बिल्कुल। आपको डिबेट को भी ले जाना तो ये देखना चाहिए कि जो लोग सावरकर को डिमोनाइज करते हैं वो उनके मोटिव्स क्या हैं। सावरकर जो थे वो देश की एकता और अखंडता के सब में बड़े प्रतीक थे। सावरकर थे मुस्लिम तुष्टीकरण के सब में बड़े विरोधी थे। सावरकर इक्वल ट्रीटमेंट के हिमायती थे। तो ऐसे सावरकर को विलिफाई करने के लिए जो प्रयास होते हैं, उसका कारण क्या है? उनकी क्या हेतु है उन लोगों के जो सावरकर को विलन दिखाना चाहते हैं? डिबेट इस पे होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो पूछते हैं, गजेंद्र सिंह सांखला हैं कांग्रेस लीडर, और मैं आपसे पूछना चाहती हूं सांखला जी कि ऐसी क्या मजबूरी है कि बार बार सावरकर के नाम पर इतने प्रश्न चिन्ह कांग्रेस को लगाने पड़ते हैं? आज सुबह से ही जैसे मानो चैन सुख सब छिन गया है कांग्रेस पार्टी का। एक नेता आकर कह रहा है कि भाई सावरकर जो है उनको अब गांधी जी को आपने खींच लिया है सावरकर को बचाने के लिए। गांधी जी तो हमेशा उनके साथ खड़े थे, बल्कि इंदिरा गांधी जी ने भी उन्हें रिमार्केबल सन ऑफ इंडिया कहा था। कांग्रेस क्या इंदिरा गांधी जी के साथ सहमत नहीं है? मैडम, आपकी बात विस्तार से मैं रखूं इस संदर्भ में, देखिए हिंदू संस्कृति है, हिंदुस्तान के अंदर एक परंपरा है कि जो व्यक्ति चला जाता है उसको देवतुल्य मानते हुए सब बातों को इग्नोर करते हुए आदमी आगे बढ़ता है। ये एक हमारी संस्कृति का हिस्सा है और उस संस्कृति के हिस्से को गाए बगाए हमेशा नेताओं ने निभाया है। अब बात आती है हमारी सावरकर जी पर। सावरकर जी पर निश्चित रूप से आजादी के आंदोलन के अंदर वो जेल गए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जो पृष्ठभूमियां रही है, जैसे आज जिसपे ज्यादा चर्चा है हमारी राजनाथ सिंह जी, मैं उनको मानता था कि वो बहुत सीनियर वरिष्ठ नेता है और गंभीरता की बात रखेंगे, पर आज मुझे लगा वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से प्रेरित है और उन्होंने बहुत
एक साधारण से शब्दों के अंदर जोड़ते हुए कह दिया महात्मा गांधी जी के कहने पर उन्होंने माफी मांगी। अरे आप तथ्य तो देखिए, पहली माफी जो किताब विक्रम संपत की है, जिसके अंदर इनके माफीनामे छपे हुए हैं, 5, 6, 7, 8, 9 पता नहीं कितने हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है। उसमें पहला माफीनामा इनका 14 नवंबर 1913 का है और गांधी जी हिंदुस्तान आते हैं 2015 के अंदर। अब आप मुझे ये बताइए, कोई सपना आया था उनको, या गांधी जी ने कान में जाकर के वहां से दक्षिण अफ्रीका से कह दिया कि आप जाकर के माफी मांगो? और माफी मांगी। माफी मांगने के बाद में जब वो 1925 को रिलीज हुए, उसके बाद लगातार उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से 60 रुपए पर माह के हिसाब से वजीफा लिया 1947 तक। ये तथ्य है, ये कागजात मौजूद है। दूसरी बात ये, गांधी जी के संबंध में जो आपने बात कही, गांधी जी ने आजादी के आंदोलन में जो लोग जेल गए, चाहे वो तोड़फोड़ के अंदर, आगजनी के अंदर, करते हुए इन घटनाओं के अंदर, आजादी के आंदोलन में ये सब चीजें हुई, उसके दौरान जेल गए तो उनकी ब्रिटिश हुकूमत को उन्होंने बराबर, गांधी जी ने पत्र लिखा कि जो लोग इन आगजनी से, इनसे बाहर निकल करके शांति के रूप में आंदोलन करना चाहते हैं, उनको रिहा किया जाना चाहिए, जिससे वो शांतिपूर्वक तरीके से राजनीतिक आंदोलन कर सके। उसके अंदर उन्होंने एक पत्र भी लिखा और उस पत्र की जो हेडिंग है, उस हेडिंग के अंदर सावरकर ब्रदर्स भी लिखा 1920 के अंदर। उनमें इन्होंने ये भी लिखा कि ये भी अगर जेल से छूटते हैं तो आजादी के आंदोलन के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से काम करेंगे, इनको भी छोड़ा जाना चाहिए। अभी आपने भी ये बात उल्लेखित की कि तो आप कह रहे हैं 1945 में अगर गांधी जी भाई कहकर बुला रहे हैं सावरकर को तो वो हमारा भ्रम है। आप कह रहे हैं कि जो गांधी जी ने पत्र लिखा सावरकर के भाई को और कहा कि उनके खिलाफ सिर्फ राजनीतिक अपराध है, तो आप वहां पर एक याचिका दायर करिए, वो भी हमारा भ्रम है। विक्रम संपत जी, ये सांकला साहब, बात को पूरी करूं, मैं आज बात को अपनी पूरी करता हूं कि महात्मा गांधी जी ने तो हमेशा प्रेम और अहिंसा का एक मैसेज दिया है, न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व को दिया है। पूरा विश्व इस बात को मानता है। लेकिन भाई कहने के बावजूद भी कपूर कमीशन की रिपोर्ट है कि महात्मा गांधी की हत्या के अंदर साजिश रचने में सावरकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो शायद आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं देखा जो कुछ दिन पहले आया था। मुकदमा भी चला है, नहीं, उस पर मुकदमा चला और कपूर कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल ही में कहा है वो शायद आपने नहीं सुना। माहुरकर साहब आपको जवाब देना चाहते हैं। मैं संपत जी आपके पास भी आ रही हूं और डॉक्टर पात्रा आपके पास भी। माहुरकर जी जवाब दीजिए सांकला जी को। देखिए, ऐसा है कि हमने हमारी किताब के अंदर गांधी मर्डर के ऊपर खूब प्रकाश डाला है। संपत जी ने तो मेरे से भी ज़्यादा डाला है, लेकिन हम जो समझ पाए हैं कि गांधी जी, सावरकर वॉज इम्प्लीकेटेड इन गांधी मर्डर एट द बेस्ट ऑफ लीडर ऑफ द कांग्रेस, नेमली जवाहरलाल नेहरू। और इसके कई प्रमाण है कि सावरकर टोटली इनोसेंट थे। बड़गे नाम का जो एक्यूज था, जो बाद में अप्रूवर बन गया और जिनके वजह से सावरकर जी को इम्प्लीकेट किया गया, जिसके स्टेटमेंट के आधार पे वो बड़गे ने मनोहर मालगांवकर नाम के जो लेखक हैं, जिन्होंने द मैन हु किल्ड गांधी नाम की किताब लिखी गोडसे के ऊपर, वो लिखने के टाइम पे वो बड़गे को मिले और बड़गे ने उनसे कहा कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया था वो सरकार और पुलिस के प्रेशर में दिया था। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रतीक हैं, उन्होंने भी सावरकर जी को खूब मदद की गांधी मर्डर के अंदर जब वो जेल में थे उनको बाहर लाने के लिए। और बाबा साहब अम्बेडकर जो पहले दिन ट्रायल हुई सावरकर जी की, उसमें खुद हाजिर थे। इसके भी प्रमाण हैं। अपनी धर्मपत्नी और काका साहब गाडगिल नाम के एक कांग्रेस के नेता थे जो सावरकर को बहुत सावरकर सम्मान करते थे, वो भी उसमें हाजिर थे। तो इसमें कई प्रमाण ऐसे हैं जो प्रूव करते हैं कि सावरकर वॉज फॉल्सली इम्प्लीकेटेड। और सबसे बड़ी बात कि सावरकर पर जो इल्जाम लगाया गया उससे सावरकर पूरी तरह से टूट चुके थे। मतलब धनंजय कीर ये कहते हैं कि उनकी मानसिक और उनकी जो फिजिकल हालत थी बिल्कुल टूट चुकी थी इस आक्षेप के कारण।
13 साल दूसरा कि सेल्युलर उन्होंने- जेल में उन्होंने रहे गांधी मर्डर और को कई उन्होंने टाइप के जेल्स में रहे। तो विक्रम संपत जी, सांखला जी ने कुछ उल्लेख किया है कि आपकी किताब में कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिसमें याचिका में माफी मांगी गई। अब ये माफी मांगी गई, गांधी जी के कहने पर मांगी गई, इस पर जंग छिड़ी हुई है आज देश भर में। आप कैसे, आपने रिसर्च किया है सावरकर को लेकर इतना, आप क्या कहेंगे? क्या आप माहुरकर जी से बिल्कुल सहमत हैं जब वो कहते हैं कि एक इम्प्लीकेशन हुआ था सावरकर का? जी, नविका जी धन्यवाद। और पहले तो मैं उदय जी को हृदयपूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं अपने नए किताब के लिए, और उसके यशस्वी होने के लिए मैं उनको अपनी शुभेच्छा भी देता हूं। आप जो बोल रही हैं, जो सारे जो मेरे जो किताब है उसके जो अपेंडिक्स में, जैसे सांगला जी ने बोला, सारे के सारे जो याचिकाएं हैं, मैं उसको माफीनामा नहीं बोलता हूं, मैं उसको याचिका बोलता हूं। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है कि पिटिशन और मर्सी पिटिशन में। तो एक बहुत ही नॉर्मल किस्म का एक प्रोसीजर था, लीगल प्रोसीजर, जो सारे राजबंदियों को ये सहूलियत दिया गया था कि वो टाइम एंड टाइम अगेन अपनी रिहाई के लिए सरकार के पास अपनी याचिकाएं दर्ज करें। और ये कोई बड़ा रहस्य की बात तो था नहीं कि किसी को मालूम नहीं था और अचानक किसी इतिहासकार ने इसका शोध करके निकाल दिया था कि अच्छा इन्होंने तो माफी मांग लिया। तो सावरकर जी के खुद की जो जीवनी है मराठी में, माझी जन्मठेप, उसमें वो खुद लिखते हैं कि ये सारे याचिकाएं मैंने दर्ज की। एक एकोज फ्रॉम द अंडमान बोल के एक किताब है जो अपने छोटे भाई नारायण राव को लिखते हैं, उसमें भी इन सब का उल्लेख है। तो ये कोई अगर शर्मिंदगी की बात होती तो पहले तो वो खुद इसका बखान अपनी ही जीवनी में नहीं करते। और अगर याचिका दर्ज करना कोई बहुत ही असाधारण एक कार्य होता तो गांधी जी भी उनको ये सलाह देते ही नहीं कि आप कायर बन जाओ, आप माफी मांग लो। तो गांधी जी की सलाह है उससे ये एक्चुअली इसका पुष्टिकरण ही होता है कि उस वक्त में कई सारे राजबंदी जो सेलुलर जेल में थे, बारिन घोष थे जो अरबिंदो घोष के भाई थे, या फिर सचिंद्रनाथ सान्याल जो बाद में जाके HRA का गठन उन्होंने किया, उन सब लोगों ने याचिकाएं दर्ज की थी। बाद में जाके राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों ने याचिकाएं दायर की थी। तो ये बहुत ही एक कॉमन ये था कि ऐसा नहीं था कि सावरकर जी को कुछ विशेष उपलब्धि दी गई कि आप जाके माफी मांग लो। और ये सही उन्होंने कहा कि बहुत सारे 1911 में 12-13 बहुत सारे उन्होंने जैसे जैसे सरकार ने उनको सहूलियत दी तब वो एक कुशल वकील के तौर पे उन्होंने अपनी याचिकाएं दायर की। पर सरकार अगर उनके पक्ष में होती तो उनको तुरंत उनको छूट दे देती। तो सचिंद्रनाथ सान्याल अपनी जो किताब है मेरा बंदी जीवन, उसमें लिखते हैं कि सावरकर जी के आदेश पे मैंने भी हूबहू ऐसा ही एक याचिका डाली जैसे उन्होंने डाला था। मुझे तो रिहाई मिल गई पर उनके और उनके बड़े भाई बाबा राव को रिहाई नहीं मिला। और इसका ये कारण भी बताते हैं कि अंग्रेज सरकार उन दोनों को डी कैटेगरी या डेंजरस कैटेगरी के अपराधी समझते थे और वो मानते थे कि अगर वो छूट जाएं तो बंबई प्रेसिडेंसी में जो क्रांति की ज्वाला बुझ गई है वो फिर से भड़क जाएगी। तो ये सारे, और फिर 1913 में रेजिनाल्ड क्रेडॉक नाम के गृह मंत्रालय से आए एक सचिव सावरकर जी से संदर्शन करते हैं और वो अपने ऑफिशियल जो जॉटिंग्स हैं उसमें खुद लिखते हैं कि मैंने संदर्शन किया और सावरकर जी ने अपने कृत्य पे न कोई रिग्रेट और अपॉलजीज अबाउट व्हाट ही डिड। तो ये अंग्रेज सरकार के एक अधिकारी क्यों आके सावरकर जी की पैरवी करते हुए एक ऑफिशियल नोटिंग लिखेगा। तो ये सारे तथ्य अगर हम देखें और फिर गांधी जी के खुद के जो केस उन्होंने बनाया कि इन दोनों को रिहा कर दीजिए, 10 साल से ज्यादा समय तक ये सड़ रहे हैं, इन सबको अगर हम समेट के देखें तो ये माफी नहीं होता है। और 1917 में उन्होंने जो याचिका डाली थी नविका जी, उसमें वो एक वक्ता के रूप में काम कर रहे थे बाकी जो राजबंदी थे। उसमें वो कहते हैं कि अगर मेरा नाम जुड़ने के कारण बाकी सारे लोगों की जो रिहाई है उसमें कोई बाधा आ रही है तो आप मेरा नाम काट दीजिए और उनको रिहा कर दीजिए, इससे मुझे उतना ही सुख होगा जितना बाकियों की रिहाई से होगा। तो इससे भी ये साफ जाहिर होता है कि ये जनरल एमनेस्टी। बिल्कुल। और जब इतिहास की किताबों में, संबित पात्रा जी, जब इतिहास की किताबों में हम सब ने
हम सब ने अपने स्कूलों में पढ़ा है वीर सावरकर, तो किसी ने तो उनको वीर कहा होगा ना, तभी उनको ये उपाधि मिली कि वीर सावरकर। ये आज कांग्रेस में एक नई इनसिक्योरिटी सी क्यों पैदा हो रही है कि कह रहे हैं कि अब अभी तक तो नेहरू जी को दोष देते थे, अब गांधी जी तक पहुंच गए। ये कांग्रेस पार्टी में इतनी हलचल क्यों है आज, डॉक्टर पात्रा? देखिए नाविका जी, ये प्रश्न मुझे कई लोगों ने आज सुबह से पूछा कि वीर सावरकर को वीर किसने कहा। देखिए, महात्मा गांधी को भी महात्मा गांधी ने स्वयं नहीं कहा था, लोगों ने, जनता जनार्दन ने, और जिस प्रकार का उनका जीवन रहा था उस जीवन के आचरण को देखने के बाद भारतीयों ने कहा था कि ये महात्मा है। ठीक उसी प्रकार वीर सावरकर छोटे से आयु से ही जिस प्रकार का उनका कर्तृत्व था, जिस प्रकार का उनका चलन था, उनको वीर की उपाधि जनता जनार्दन और हिंदुस्तानियों ने दिया है। और बिल्कुल सही कहा है, जो बालक 28 साल के उम्र में ही 2 बार उम्र कैद, 50 इयर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट जिसको मिलता हो, ये कितने विरले होते हैं। और नाविका जी, कितना आसान होता है हम जैसे प्रवक्ताओं के लिए यहाँ पर आके वीर सावरकर के ऊपर एक पोस्टमार्टम करना, उनके जीवन को यहाँ पब्लिकली, कोई उनको डरपोक कह रहा है, कोई कह रहा है ये तो महान थे ही नहीं। 2 दिन जेल में काट के तो देखो कि 13 साल जेल में काटना क्या होता है, और वह भी काला पानी का सजा काटना। नाविका जी, मैं आशा करता हूं कि हम में से अधिकांश लोग पोर्ट ब्लेयर गए होंगे, अंडमान एंड निकोबार के उस जेल में, सेल्युलर जेल में, उस कमरे में जाके कुछ वक्त गुजारा होगा जहां 10 वर्षों तक कैद में रखे गए थे वीर सावरकर। वहां से उस खिड़की से जो जघन्य दृश्य देखने को मिलता था, रोज लोगों की तड़प सुनने को मिलती थी, क्योंकि उन्हीं के रूम के सामने फांसी दिया जाता था ताकि साइकोलॉजिकली वीर सावरकर टूट जाए। कोल्हू की बैल की तरह उनको काम करा करके तेल निकाला जाया करता था। इतने परिश्रम, इतने यातनाएं, इतने संघर्ष की जीवन इन लोगों की रही है। और कितना आसान होता है एक राहुल गांधी के लिए ये कह देना कि मैं तो सावरकर नहीं हूं। वो हो ही नहीं सकते हैं। वो 1000 जन्म भी ले लें तब भी सावरकर के पैर के धूल के बराबर नहीं हो सकते हैं। देखिए, जहां तक वीर सावरकर जी का विषय हो, यहां तो विक्रम संपत जी बैठे हैं, यहां माहुरकर जी बैठे हैं, जो इस विषय पे ज्ञानी हैं, ऑथेंटिक हैं। मगर फिर भी 2-3 विषय मैं भी रखना चाहूंगा। आप देखिए, वीर सावरकर के लिए 1921 में महात्मा गांधी ने क्या कहा है, आप सुन लीजिए। ही इज क्लेवर, he is brave, he is patriot. The evil in its hidden form of the present system of government he saw much earlier than I did. He is in the Andamans for having loved India too well. Under a just government he would be occupying a high post. चलिए, महात्मा गांधी को आप मत मानिए, मगर कम से कम अपने ही पार्टी के इंदिरा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी से तो गांधी परिवार ने केवल नाम चुराया है, आचरण तो ये उनका अनुसरण करते नहीं है। इंदिरा गांधी तो आप ही की पार्टी की थी। 1967 में जब वीर सावरकर दुनिया को छोड़ के चले गए तो इंदिरा गांधी जी ने क्या लिखा था उनके मेमोरी में, मैं पढ़ता हूं। It removes from our midst a great figure of contemporary India. His name was a byword for daring and patriotism. Mr. Savarkar was cast in the mold of a classical revolutionary and countless people drew inspiration from him. Indira Gandhi. और इंदिरा गांधी ने 1980 में चिट्ठी भी लिखा था, जिस चिट्ठी में मई 20, 1980 इंदिरा गांधी का ये चिट्ठी है। मैं आपको वो चिट्ठी दिखाना चाहूंगा, मिनिएचर कॉपी है, हस्ताक्षर इंदिरा गांधी का देख सकते हैं। और इंदिरा गांधी लिखती हैं, I have received a letter of 8th May 1980. Veer Savarkar's daring defiance of the British government has its own importance in the annals of our freedom movement. I wish success to the plans to celebrate the birth centenary of the remarkable son of India. और नाविका जी, 1970 में इंदिरा गांधी जी ने अपने प्राइवेट अकाउंट से 11,000 रुपए डोनेट किए थे। आज के समय में लगभग 5-6 लाख का उसका वजूद होगा। 11,000 रुपए उन्होंने वीर सावरकर के सेंटिनरी सेलिब्रेशन के लिए डोनेट किए थे। और तो और स्टैंप, कॉमेमोरेटिव स्टैंप उन्होंने रिलीज किया था वीर सावरकर के लिए। और आज राहुल गांधी खुद अपनी ही दादी के खिलाफ जाकर कह रहे हैं कि वीर सावरकर वो नहीं है। जी जी बिल्कुल। और ये चिट्ठियां, ये स्टैंप हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो सांकला साहब, ये 1990 के बाद वीर सावरकर के खिलाफ इतनी आपके अंदर नफरत पैदा हुई, या ये 2014 के बाद पैदा हुई? ये कांग्रेस की सावरकर से हेट्रेड शुरू कब हुई, क्यों हुई? इसलिए क्योंकि बहुत से लोग उनको कहते हैं कि उनको हिस्ट्री ने इनजस्टिस किया है और उनकी
तारीफ में लोग कुछ लिखने लग गए हैं, बोलने लग गए हैं, तो इससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है? कांग्रेस को कहीं दिक्कत नहीं होती। अभी प्रवक्ता महोदय संबित पात्रा साहब बड़ी बड़ी बातें रख रहे थे, सावरकर जी के लिए जेल यात्राएं की, सेलुलर जेल में गए, कितना बड़ा योगदान था। आप नेहरू जी के ऊपर चैनलों पर बैठ करके नाटकीय चुटकियां लेते हैं बैठ करके। आपको पता नहीं है कि नेहरू जी ने आजादी के आंदोलन में 11 साल तक जेलें काटी, और नेहरू जी जैसे कांग्रेस के तमाम लोगों ने अलग अलग जगह जाकर के देश की आजादी के आंदोलन के लिए कितनी कुर्बानियां दी है। उन लोगों के लिए आप छोटी छोटी बातों पर मजाक उड़ाते रहते हैं बैठ करके, उस समय आपको तकलीफ नहीं होती। आज जब सावरकर जी के बारे में ये बात उठी है तब आपने कहा कि जेलों में जाकर के संघर्ष किया। नेहरू जी ने भी और कांग्रेस के तमाम लोगों ने आजादी के आंदोलन के अंदर कुर्बानियां दी, माताएं और बहनें और बच्चों की परवाह नहीं की, और आज टीवी पर बैठ करके और अलग अलग अंदाज में उनके लिए भद्दी बातें, भद्दी अशोभनीय टिप्पणियां करते हुए आप लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि आप किस तरह से नेहरू जी पर, इंदिरा जी पर, तो देश पर कुर्बान हुए, जिन्होंने अपने आजादी के आंदोलन और नवनिर्माण के लिए कुर्बान किया। उन लोगों के ऊपर आप किस तरह की टिप्पणियां करते हैं? आपको आज एहसास हो रहा है क्योंकि सावरकर के ऊपर जब ये टिप्पणियां हो रही है तो आपके कलेजे के अंदर पर इसलिए इस तरह की टिप्पणी करते हैं क्योंकि बीजेपी नेहरू पर करती है। ये आपकी गलती है डॉक्टर पात्रा कि आप नेहरू जी पर आप चुटकी लेते हैं, इसीलिए कांग्रेस सावरकर पे इसलिए नहीं ली है। आज इस बात का एहसास हुआ है जब किसी व्यक्ति में कोई चीज गुजरती है तब उसको पता लगता है कि मेरे अगर शांत हो जाए तो मुझे लगता है चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, शांति से बात करते हैं। उसका कितना प्रभाव पड़ता है। जवाब दीजिए पात्रा जी, योगदान दिया इस देश के अंदर, जवाब दीजिए पात्रा जी। और जो लोग कहते थे अगर शांत हो जाएं, हमें कोई लेना देना मैं जवाब दूंगा। अगर शांतिप्रिय वातावरण में बातचीत होगी, शांतिप्रिय वातावरण में बातचीत होगी तो उचित होगा। ये कहते थे मुसोलिनी और हिटलर की पॉलिसी इस देश में लागू होनी चाहिए। शांति शांति, ये उसी संस्कृति से आने वाले। रहमानी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। जैसे पात्रा जी को, पात्रा जी एक मिनट जवाब दे दें। मैं रहमानी जी आपके पास आ रही हूँ। पात्रा जी जवाब दीजिए कि आप नेहरू जी पर चुटकी क्यों लेते हैं, क्योंकि ये फोर्स करता है कांग्रेस पार्टी को सावरकर पर चुटकी लेने के लिए। देखिए, अभी आपने जो सवाल मूलतः पूछा था कि आखिर ये सन 2000 या 1990 के आखिरी दशक से ये इस प्रकार का वातावरण क्यों एक सावरकर के खिलाफ बनाने का प्रयास कांग्रेस ने किया, इसका उत्तर अनायास ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने दे दिया है। देखिए, एक मूल उद्देश्य कांग्रेस का रहा है कि प्रमोट ओनली द नेहरू क्लैन को प्रमोट करना और ये दिखाना कि नेहरू ही सर्वे सर्वा थे और उन्होंने ही देश को आगे बढ़ाने का काम किया। इंडस्ट्री भी, मैं तो बीच में, अरे भैया मुझे आप हिटलर बोल रहे हैं, फिर हिटलर को बोलने भी नहीं दे रहे हैं। ये नाविका जी जरा मेरे पे कृपा करिए, ये पूरा ऐसे शांति बहाल हो, शांति बहाल किया जाए। सांखला जी, सावरकर जी प्रकट नहीं हुए हैं तो इतना नाराज मत होइए। अभी सावरकर जी प्रकट नहीं हुए हैं, इतना नाराज मत होइए। एक मिनट पात्रा जी आपके ही सवालों का जवाब दे रहे हैं, आपके ही सवालों का जवाब दे रहे हैं। आप एक मिनट सुन लें। सेकंड में शांतिप्रिय तरीके से पूरे विषय को बैठ करके कांग्रेस को कोसना, नेहरू को कोसना। आप भी तो कोसते हैं, आप भी तो कोसते हैं नाविका जी, आप भी तो उनके लीडरों को कोसते हैं। ऐसे हो रहे हैं, ये हमने नहीं सीखा। अभी तो बाकी है, अभी कोसना आरंभ नहीं किया, अभी करूंगा। अभी अच्छा, एक मिनट सांखला जी एक मिनट कृपया शांति। 1 मिनट पात्रा जी का जवाब सुन ले। मुझे रहमानी साहब के पास भी जाना है। 1 मिनट पात्रा जी। हाँ, देखिए ये आप समझ लीजिए, अभी जो हुआ है नेहरू जी के विषय में एन भी नहीं बोला गया था और कांग्रेस प्रवक्ता नेहरू शुरू हो गए। इनका एक ही मकसद था कि ये जो पूरा स्पेस है फ्रीडम फाइट का, ये केवल और केवल नेहरू क्लैन के पास रहे। इसी कारण से आप देखिए सुभाष चंद्र बोस को विलीफाई किया गया, इसी कारण से भगत सिंह जी को एक तरह से टेररिस्ट कह के भी यूपीएससी के पेपर में डाला गया। उनको एक तरह से बहुत खराब तरीके से कि जिस प्रकार के एक्टिविटी भगत सिंह की थी ये उचित नहीं है। और
वीर सावरकर को भी उसी ही कैटेगरी में डाला गया ताकि नेहरू को ही सजीव रखा जाए, बाकी सभी को बदनाम और अपमानित करके बाहर किया जाए। और दूसरा बड़ा विषय है, देखिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण 2-3 लाइन पढ़ूंगा, आप इसको सोचिए कहां वीर सावरकर जी की सोच कहां से आरंभ होती थी और कहां तक जाती थी। वीर सावरकर जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट कहा था, क्योंकि उस समय भी कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के खिलाफ कहती थी, तो वीर सावरकर ने कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, बट आई वुड हैव बीन डिलाइटेड इफ दिस comment would have been made willingly, because these extremely disgusting wicked accusations are to be leveled against the Hindus. I have compelled Hindus in the Congress to realize that such accusations harms the interest of Hindus and help the Pakistan Friendly League and the Muslims. And I used to say again and again, Hindus in Congress will have to wear their principles on their sleeves. They will have to wear Janeu not only on their body but on their coats as well. जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति इतने वर्षों तक चली, वीर सावरकर कितने बड़े दृष्टा थे, तब उन्होंने कह दिया था कि एक दिन आएगा जब कांग्रेस के नेताओं को जनेऊ अपने कोट के ऊपर पहनना पड़ेगा। आज ये जनेऊ कोट के ऊपर पहन रहे हैं, मगर फिर भी वीर सावरकर को कोस रहे हैं। मैं रहमानी तस्लीम रहमानी साहब, माफ कीजिएगा आप पर देर से आ रही हूं, लेकिन पूछना चाहती हूं। आज ओवैसी जी ने क्रिटिसाइज किया है ये जो सावरकर जी की बात है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी लेटर में जो उन्होंने लिखा है उस पर उनकी एक लाइन है जो मैं आपको बताना चाहती हूं, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है, एज इट हैपेंड इन मेनी कंट्रीज अंडर सिमिलर सिचुएशन इन द वर्ल्ड, द utmost that we can do under the circumstances is to form an Indian state in which none is allowed any special weightage of representation and none is paid an extra price to buy his loyalty to the states. The Hindu as a nation are willing to discharge their duty to a common Indian state on equal footing. सावरकर जी के खिलाफ हमेशा ये चार्ज लगा है कि वो हिंदुत्व प्रमोट करते थे, लेकिन ये लाइन बिल्कुल दर्शाती है कि वो इक्वल चाहते थे कि दोनों हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका इक्वल ट्रीटमेंट हो। तो क्यों ओवैसी जी को परेशानी है, क्यों आपको परेशानी है सावरकर जी से? देखिए, अवैसी जी की परेशानी अवैसी जी से पूछिएगा। मैं अपना स्पोक्स पर्सन हूँ, अपनी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, और मैं बहुत सीधे इस पूरी डिबेट, बड़ी दिलचस्प डिबेट है जो मुल्क में शुरू हुई है। इतनी ज़्यादा मुल्क में बहुत दूसरी बहुत बड़ी परेशानियाँ हैं। 70 साल 75 साल के बाद आरएसएस को अचानक ख्याल आया है कि सावरकर जी को एक बार फिर जिंदा से कर दिया जाए, तो उन्होंने बहस शुरू की है। तो बहस शुरू की है तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक तलक जाएगी। मैं सीधे ये मानता हूँ, एक तो आरएसएस ने एडमिट कर लिया कि माफ़ी मांग के तो आए थे सावरकर, और ये भी एडमिट कर लिया कि तनख्वाहियाँ थे अंग्रेज़ों के। 2 चीज़ें तो एडमिट कर ली, बाकी देश के लोग खुद तय कर लेंगे कि क्या सही था क्या नहीं। ये भी फैक्ट है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने माफ़ीनामे नहीं दिए अंग्रेज़ों की इस फैसिलिटी के बावजूद और फांसियों के तख्ते पे उसी काला पानी में चढ़ गए या एड़िया रगड़ के मर गए, उनके नाम भी वहाँ पर मौजूद है, उसे भी लोग पढ़ देंगे। लेकिन मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जो इस पूरी डिबेट से ये सिर्फ आपकी डिबेट से नहीं बल्कि आरएसएस के चीफ ने कल जो कुछ कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और हमारे जो नाम लिए हैं उन सब के साथ में जो आगे के लिए उन्होंने बात की, वो एक्चुअल बात और वो इम्पोर्टेंट बात है। और उसमें मैं साफ, मेरा पहले से मानना रहा है और आज ये बात कहने का मौका मिल रहा है कि इस देश में पिछले 200 साल कांग्रेस, आरएसएस या हिंदू महासभा आज़ादी की जंग ही नहीं लड़ी है। इन्होंने जंग लड़ी है हिंदुत्व के वर्चस्व को स्थापित करने की जंग लड़ी। इसके अलावा वो आज़ादी की जंग जिन लोगों ने लड़ी वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ क्लास थी, जिसमें बगैर माफ़ी मांगे अपने आप को फांसी के तख्ते पे चढ़ने के लिए आबादा कर लिया, या फिर अंग्रेज़ों के उस काला पानी में वो वहाँ एड़िया रगड़ के मर गया। आज़ादी की जंग वो लड़ रहे थे जिनके नाम भी आप किसी एक नाम भी शायद मुझे बता ना सके, और बताएगी तो फिर आप उनको जिहादी और टेररिस्ट कह के वो नाम बताना चाहेंगी। तो अगर इस देश की तारीख को इस तरह बदला जाना है तो माफ़ कीजिएगा, वो लोग जो ये मानते हैं कि सावरकर एक माफ़ीशुदा इंसान था, तनख्वाहिया था अंग्रेज़ों का, और अंग्रेज़ों के साथ खड़े होके हिंदू राष्ट्र की स्थापना का काम करना चाहता था, और हिंदुत्व
आज का नहीं है, सावरकर जी ने नहीं दिया, माफ कीजिए। अभी जो नाम आरएसएस चीफ ने लिए हैं उसमें एक नाम वो और जोड़ेंगे कल या परसों में, और वो नाम जितेंद्र नाथ बासु का होगा, जिन्होंने 1890 में हिंदुत्व के नाम से किताब लिख दी थी, और 1827 से हिंदुत्व का जो प्रोपगेशन शुरू हुआ उसे रिप्रोड्यूस और इंग्लिश में लिखने का काम सावरकर ने किया। हिंदुत्व बहुत पहले से चला आ रहा था। सावरकर हिंदुत्व के कोई सूत्रधार नहीं थे या उसके जनक नहीं थे उस थ्योरी के, वो तो बहुत जमाने से चली आ रही थी। और पूरा फ्रीडम मूवमेंट जो सो कॉल्ड फ्रीडम मूवमेंट है वो हिंदुत्व का ही मूवमेंट था, और आज हम उसको मुखर सूरत में देख रहे हैं। तो आप कह रहे हैं मैं सावरकर के बारे जो में नाम ले रहे हैं, तो आप कह रहे हैं वीर सावरकर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, स्वामी विवेकानंद हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। संबित पात्रा जी का हाथ ऊपर जा रहा है। राजा राम मोहन राय ऑन वर्ड, राजा राम मोहन राय ऑन वर्ड, विक्रम संबित पात्रा सब हाथ ऊपर कर रहे हैं। मरुकर जी भी मैं लेने वाली हूँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटकर जब आएंगे तो पूछेंगे यही सवाल कि अगर हिंदुत्व इतना ज्यादा सरगर्मी पकड़ चुका था 1890 में, तो फिर विभाजन 1947 में क्यों हुआ? और क्या विभाजन करने वाले वही थे जो हिंदुत्व का नाम लिया करते थे? यही सवाल पूछेंगे ब्रेक के बाद। आइए, आज हमने एक पोल किया है जिसमें 6,878 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, और हमने 2 सवाल पूछे। सवाल था, क्या सावरकर के साथ इतिहासकारों ने साजिश की? हाँ, नहीं, कह नहीं सकते, ये थे ऑप्शंस। 50% लोग कहते हैं कि सावरकर के साथ साजिश हुई है, नहीं कहते हैं 33%, 33%, कह नहीं सकते कहते हैं 17%। 50% इस देश के लोग समझते हैं कि हाँ, सावरकर जी के साथ साजिश हुई है और इतिहास उन्हें सही नहीं करार देती। दूसरा सवाल हमने पूछा था लोगों से, सावरकर के इतिहास से छेड़छाड़ हुई तो दोषी किसे मानते हैं? तब की सरकार, तब के इतिहासकार, या दोनों? तब की सरकार 77% लोग कहते हैं कि तब की सरकार, और कुछ लोग 15% लोग कहते हैं कि दोनों, इतिहासकार और सरकार दोनों गिल्टी हैं, उन्होंने सावरकर के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की। सिर्फ 8% कहते हैं कि इतिहासकार खुद ये कर रहे थे। तो ये हैं आपके सामने रिजल्ट। और डॉक्टर पात्रा, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि लोगों का नब्ज अगर आप देखें तो ये रिजल्ट आ रहे हैं पोल के, लेकिन कांग्रेस पार्टी का, तस्लीम रहमानी जी का, एसडीपीआई का अगर आप नब्ज देखें तो ये तो कोई दूसरा ही गीत गा रहे हैं। ये स्वाभाविक है, जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं वो कभी भी सावरकर जी के लिए अच्छा नहीं कह सकते हैं, मगर लोग तो लोग हैं, लोग सब कुछ जानते हैं। देखिए, अभी ब्रेक से पहले रहमानी जी यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि चाहे वो वीर सावरकर हो, चाहे महर्षि अरविंद हो, इन सब का एक ही, राम मोहन रॉय का भी एक ही ध्येय रहा है कि इस प्रकार से भविष्य में जाके कि हिंदू राष्ट्र का गठन किया जाए। देखिए, वैसे तो हिंदवी स्वराज की परिकल्पना उस समय किया गया था शिवाजी महाराज द्वारा, जिस समय आक्रांता इस देश पर आकर दमन की राजनीति कर रहे थे, जिस समय हिंदुओं को कुचला जा रहा था, अन्याय आक्रांतों, मुगल आक्रांतों द्वारा किया जा रहा था। उस समय तो हिंदवी स्वराज की कल्पना शिवाजी महाराज ने किया था। तो क्या ये जो कांग्रेस के लोग हैं और ये जो रहमानी जी हैं, एसडीपीआई है, ये शिवाजी महाराज के खिलाफ बोलेंगे? आप बोलिए, आप अभी ओपन फोरम में बोलिए। दूसरी बात है, ऐसा कोई फिलॉसफी नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए षड्यंत्र हो रहा था। भाई साहब, ये तो हिंदू राष्ट्र था, अनादिकाल से ये तो सनातन राष्ट्र था। ये आप इतिहास को दरकिनार तो नहीं कर सकते ना, ये अनादिकाल से सनातन राष्ट्र था। अभी बाकी धर्मों का, बाकी पंथों का, मैं धर्म नहीं कहूंगा, बाकी पंथों का आविर्भाव बाद में हुआ। हाँ, कालक्रम में भारतवर्ष एक बहुत ही सहिष्णु देश होने के कारण चेरामल में हमारे ही हिंदू राजा ने पहला मस्जिद बनाया एशिया का, वहाँ इस्लाम आया। ये अच्छी बात है, हम सब मिलकर रह रहे हैं, ये अच्छी बात है, मगर इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है।
हिंदू राष्ट्र पहले था, और जब तक हिंदुत्व की भावना से ओतप्रोत ये भूमिखंड रहेगा, ये भूमिखंड हमेशा ही सेक्युलर रहेगा, सबके लिए बाह पसार करके रहेगा। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। समझ पाएंगे रहमानी साहब? क्यों चलिए, ये तो मान लिया संबित पात्रा जी ने कि वो जो मैं कह रहा था वो सही बात थी, ये तो मान ही लिया आपने कि ये पूरा का पूरा मूवमेंट जो 200 साल से चल रहा था, ये हिंदू राष्ट्र पे और हिंदूकरण के लिए ही चल रहा था, और पूरा मूवमेंट उसी के लिए था। तो अगर आपने ये बात मान ली और ये मानते हैं, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि राष्ट्र की परिकल्पना तो इस देश में कभी थी ही नहीं। वो तो दी ही है यहाँ पर बाद में आके उन लोगों ने जिनको आप आक्रांता कहते हैं, जो इस देश में राष्ट्र के असल जनक रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्र को बनाया, बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक अखंड पात्रा जी जवाब दे रहे हैं। पात्रा जी, निर्माण जिन लोगों ने इनके हिसाब से आजादी की जंग लड़ी, मतलब ये बाबर ही राष्ट्र नहीं, इनके हिसाब से राष्ट्रपिता बाबर है। हिंदू का शब्द भी मौजूद नहीं, मतलब आप सोचिए जरा, हिंदू का शब्द भी रहमानी जी के हिसाब से राष्ट्रपिता बाबर हैं। बाबर ने इस राष्ट्र को बनाया, मुगलों ने इस राष्ट्र को बनाया। बाबर ना होता तो भारत राष्ट्र ही नहीं होता। आप सोचिए, मतलब हिंदुस्तान में पैदा हिंदुस्तान क्या शक है? और इनकी पूर्वज की नस्लें जो है, तो आप कह रहे हैं बाबर ने बनाया होंगे। आपने कहा बाबर ने बनाया हिंदू, बाबर राष्ट्रपिता है। आपने कहा भारत को बाबर ने बनाया, मुगलों ने बनाया। आप ये कहना चाहते हैं रहमानी जी, मुगलों ने बनाया, बाबर ने बनाया, एक्सपोज्ड हो गए। बिल्कुल बनाया, इसमें क्या दो राय है? इसमें आपको शर्मिंदगी विक्रम संपत जी, आपने कभी इस तरह का बयान सुना है कि बाबर ने और मुगलों ने इस राष्ट्र को बनाया है? चर्चा करवा रहा है। मैं नविका जी, मैं अचंभित हूं, बिल्कुल सही है, यही है यहाँ का सच। ये है कि पूरा अखंड भारत मुगलों ने बना के दिया। इस देश की मैक्सिमम जीडीपी मुगलों ने बना के दी। मुगल कहां तक गए थे? आज जो सभ्यता, मुगल कहां तक गए थे? जो 2/3 भारत मराठों ने मुगलों से छीना, और एक्चुअली ब्रिटिश सरकार जो है मराठों से भारत को छीना, जो 2/3 भारत मराठा साम्राज्य था वो क्या था? ये बहुत ही मुझे अचंभित मैं महसूस कर रहा हूँ नविका जी, मुझे पता नहीं क्या बोलना है। यही है इस तरह का डेलिबरेट मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है कि बाबर ने बनाया। आई विल लाइक टू ऐड दिस कि आई थिंक ये टेक्स्ट बुक केस है जो हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने अपने पाकिस्तान एंड थॉट्स ऑन पार्टीशन में लिखा था। ही हैड सेड कि Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland and regard a Hindu as his kith and kin. That is probably the reason why Muhammad Ali, a great Indian but a true Muslim, preferred to be buried in Jerusalem rather than in India. According to the Muslim canon law, the world is divided into Darul Islam, the abode of Islam, and Darul Harb, the abode of war. So ये हमेशा जब तक पूरा देश कन्वर्ट नहीं हो जाता, दिस विल बी अ प्लेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इन्होंने अपने जो अलगाववादी जो विचारधारा है, इससे ही हैज मेड इट वेरी क्लियर कि वो किस तरह उनका रुझान है। आज मैं चुनौती आपको देती हूं कि क्या आप भी इस विचारधारा से सहमत हैं जो कहती है कि इस देश का निर्माण मुगलों ने किया, बाबर ने किया? सांखला साहब, क्या कांग्रेस पार्टी भी यही मानती है? हिंदुत्व का है, आजादी के नाम पे मूवमेंट हिंदुत्व है, तो गांधी जी भी राम राज्य ही बोलेंगे और अम्बेडकर भी आक्रांत ही बोलेंगे। आप तो अपनी विचारधारा प्रकट कर चुके हैं। कहते हैं रहमानी साहब कि कई बार एक्सपोज होने में समय की जरूरत नहीं है, विचार ही एक्सपोज कर देते हैं, और आपके विचारों ने आज आपको एक्सपोज कर दिया है, चाहे आप डिबेट में देर से आए। लेकिन सांखला साहब, मैं पूछना चाहती हूँ और चुनौती देती हूँ आपको कि क्या आपके विचार भी, कांग्रेस के विचार भी वही हैं जो आज रहमानी साहब ने बताए? मेरे विचार रहमानी साहब या दूसरे का तो मैं क्या कहूं, बहुत स्पष्ट आपको बता दूं कि ये तो हम मानते हैं कि आर्यों के टाइम, मोहनजोदड़ो की समय, बाकी सभ्यताओं के अंदर यहाँ पत्थर चला करके आग पैदा किया करते थे। ये तो आप मानते हैं उस समय इसका विकास नहीं हुआ था।
और 7 साल से बीजेपी के ये प्रवक्ता बैठ बैठ के मंचों पर कहते हैं 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस तो जीरो काम किया, कुछ नहीं किया। और 7 साल के अंदर जो कांग्रेस मोहनजोदाड़ो में क्या कर रही थी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये राहुल गांधी मोहनजोदाड़ो से आया है क्या? बोलते रहते हैं आप भी सांखला साहब। ये राहुल गांधी मोहनजोदाड़ो से आया हुआ है क्या? बोलते हैं आप सांखला साहब। यही बात कहना चाहता हूं। तो पूरी बात कब होगा? खत्म होने वाला डिबेट। मोहनजोदाड़ो, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी कमाल है। जैसे मोहनजोदाड़ो भेजो राहुल गांधी को, भेजो जल्दी से उसको मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में ही प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। सांखला साहब, प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस पार्टी के पास तो समय ही नहीं है कि क्रेडिट किसी और को दे दे। क्रेडिट की चिंता लगी हुई है। ना वीर सावरकर से कुछ लेना देना है, ना इन्हें लेना देना है बाबर से, ना मुगलों से। ये तो कह रहे हैं कि अगर क्रेडिट देना है तो सिर्फ गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को दे दो। कम से कम सांगला साहब की बातों से कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। लेकिन आज इस प्रोग्राम के अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, दर्शकों, क्या इतिहासकारों ने सावरकर के साथ इंसाफ किया, न्याय किया? क्या सावरकर को वीर की उपाधि जो हम सब ने अपने स्कूलों में पढ़ी है वो देने के बाद आज उनको इस तरह से प्रश्न चिन्ह के साथ उनकी बात होनी चाहिए? क्या इतिहास और कुछ ऐसी सरकारें इस बात के लिए शर्मिंदा होनी चाहिए कि उन्होंने अपने ही देश के इतिहास को यूं रुस्वा किया पूरी दुनिया में? क्योंकि कंटेम्पररीज ऑफ सावरकर, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे वो महात्मा गांधी हों, सब ने उनकी शान में कसीदे लिखे हैं, यहां तक कि इंदिरा गांधी ने भी। फिर आज के दौर में क्यों कांग्रेस पार्टी को इतनी एलर्जी है सावरकर से? इस सवाल का जवाब शायद ढूंढते ढूंढते रात से सुबह हो जाएगी और सुबह से रात। सवाल सिर्फ यह है कि कांग्रेस को ही मिलना चाहिए हर क्रेडिट, चाहे वो आज़ादी का हो या आज़ादी के बाद के विकास का। क्या यही है कारण इस पूरे कंट्रोवर्सी का? आप बताइए, आप लिखिए। बस आज सवाल पब्लिका पर इतना ही। आपसे लेती हूं मैं इजाजत। आ रहे हैं न्यूज़ की पाठशाला लेकर सुशांत सिन्हा। जाइएगा मत।